द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर नाटो का गठन किया और एक सैन्य गठबंधन की स्थापना की। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ही दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया, जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी और सैन्य बल सबसे शक्तिशाली थी। अमेरिका का दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रभुत्व वैश्विक राजनीति, उद्योग और सुरक्षा के हर प्रमुख क्षेत्र में देखा जा सकता है। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली संस्थाओं जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में यूएसए का वर्चस्व है। यूएसए अपनी मजबूत जियोपॉलिटिक्स और अपनी आर्थिक ताकत के दम पर कई देशों की सरकारों को भी प्रभावित करता है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, श्रीलंका तथा हाल ही में बांग्लादेश की सरकार का तख्तापलट भी शामिल है। यूएस और उसके सहयोगी देशों को जिस देश से भी अपने वर्चस्व का खतरा होता है, उस देश पर वह प्रतिबंध लगाने से भी नहीं चूकते। इनमें नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, क्यूबा, वेनेजुएला, सूडान, सीरिया, म्यांमार और बेलारूस आदि ऐसे देश हैं जिन पर वेस्टर्न वर्ल्ड का भारी प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस ने अमेरिकी साख को हमेशा चुनौती दी है। चाहे रूस द्वारा चीन के साथ मिलकर अमेरिका का दुश्मन कहा जाने वाला देश ईरान सपोर्ट करना हो, या अमेरिका समर्थित नाटो देशों द्वारा रूस को धमकाए जाने पर भी यूक्रेन पर हमला करना हो, रूस कभी इन चीजों से पीछे नहीं हटा। हालांकि 2.5 साल से भी अधिक जारी रूस यूक्रेन के इस युद्ध में रूस को भी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से भी अधिक प्रतिबंध लगाए। उनका मुख्य लक्ष्य रूस का पैसा रहा है। $350 बिलियन मूल्य का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि कुल मुद्रा भंडार का लगभग आधा है, फ्रीज कर दिया गया। हालांकि दुनिया के अन्य विकासशील देश तब और हैरान रह गए जब यूरोपीय संघ द्वारा रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्तियां भी फ्रीज कर दी गई तथा कुछ को वित्तीय संस्थाओं के लिए उच्च गति वाली मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि भारत जैसे कई देश इस स्विफ्ट बैंक सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं और वेस्टर्न कंट्रीज का इन पर पूरा डोमिनेंस है। रूस, चीन और भारत जैसे कई देश समझ चुके थे कि वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी अपने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ अमेरिकी डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर का प्रमुख स्थान है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे डॉलर में होते हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का बड़ा नियंत्रण है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उसकी नीतियों का वैश्विक बाजारों पर सीधा असर पड़ता है। रूस, चीन और ईरान जैसे देश अब इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने डॉलर पर से निर्भरता कम करने के लिए लोकल करेंसीज में ही एक दूसरे से व्यापार करना अच्छा समझा। यहाँ तक कि भारत ने भी रूस से कच्चे तेल का आयात लोकल करेंसी में ही की। रूस ने डी-डॉलराइजेशन का पूरा माहौल तैयार कर लिया और अब बारी थी एक ऐसी संगठन की जो वेस्टर्न कंट्रीज के कई वित्तीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक बेहतर विकल्प हो, जो यूएसए और उसके मित्र मुल्क कहे जाने वाले यूरोपीय संघ के सभी प्रतिद्वंदियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। रूस ऐसे ही संगठन के आगामी समिट को आयोजित करने के लिए उत्साहित है, जो अक्सर पश्चिमी देशों के बीच में चर्चा का विषय रहा है, जिसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त नाम है। ये देश वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय संरचनाओं को नया आकार देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ब्रिक्स क्या है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिनका वैश्विक प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस संगठन का नाम पहले केवल ब्रिक था। प्रारंभ में ब्रिक को अर्थशास्त्री जिम ओनेल ने 2001 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इन 4 देशों के बढ़ते प्रभाव को उजागर करने के लिए बाद में दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हो गया, जिससे यह ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स का मुख्यालय चाइना के शंघाई शहर में स्थित है।
आइए समझते हैं ब्रिक्स दुनिया में मैटर क्यों करता है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 40% से अधिक आबादी है। ये दुनिया के लगभग 30% लैंड एरिया को कवर करते हैं और ग्लोबल जीडीपी में लगभग 25% का योगदान करते हैं। ये देश न केवल व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनके संयुक्त प्रयासों में वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को नया रूप देने की क्षमता है। ब्रिक्स देश शुरू में आर्थिक सहयोग के लिए एक साथ आए थे, लेकिन अब उनका सहयोग पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और यहाँ तक कि हेल्थ तक फैल गया है। उनका एक साझा लक्ष्य है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना। ये देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसी पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों द्वारा संतुलित हो। ब्रिक्स कंट्रीज़ ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदाहरण के लिए उन्होंने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB लॉन्च किया है, जिसे अक्सर विश्व बैंक के विकल्प के रूप में देखा जाता है। NDB ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजनाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। उन्होंने संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA भी बनाई है, जो सदस्य देशों के लिए एक मिनी IMF की तरह है। ब्रिक्स की इस महत्वाकांक्षा ने दुनिया भर के कई देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। नतीजा ये हुआ कि साल 2023 में 15वें ब्रिक्स समिट में मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया को ब्रिक्स में शामिल किया गया। ये देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। जैसा कि अब ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में 22 से 24 अक्टूबर रूस के कजान में आयोजित होगा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक अध्यक्षता करेंगे। इस बार ब्रिक्स का थीम है स्ट्रेंथ मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। हाल ही में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स करेंसी पर भी चर्चा तेज हुई है, जिसका R5 नाम प्रस्तावित किया गया है। इसे ब्रिक्स देशों की करेंसी जैसे रूस का रूबल, इंडिया का रुपये, चीन का रेनमिनबी, ब्राज़ील का रियाल और साउथ अफ्रीका का रेंड के नाम से मिलाकर R5 नाम दिया गया।